अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, बाजार को अच्छे नतीजों से भी मिला सपोर्ट, डाउ जोन्स में आधा % की मजबूती। आज आएंगे आईसीआईसीआई बैंक, मारुति और ओएनजीसी के नतीजे। 10% बढ़ सकता है आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा, मारुति और ओएनजीसी से भी अच्छे नतीजों की उम्मीद। डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी और एचसीएल के नतीजे भी आज ही। एचसीएल की डॉलर आय में 4% की उछाल संभव, डॉक्टर रेड्डीज और आईटीसी के नतीजों पर भी रखें नजर। एचडीएफसी लाइफ और मैक्स का मर्जर अब भी है संभव, एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा बातचीत जारी, कल मैक्स लाइफ की बोर्ड बैठक में होगी चर्चा। जून तिमाही में नेस्ले का मुनाफा 10% बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा दबाव, कंपनी ने 15 रुपए के डिविडेंड का किया ऐलान। लेबर रिफॉर्म्स की दिशा में बड़ा कदम, हर इंडस्ट्री के लिए एक समान न्यूनतम वेतन को कैबिनेट ने दी कल शाम मंजूरी। और बिहार में सत्ता पलट, आरजेडी को छोड़कर अब बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, महागठबंधन में बड़ी फूट। मजबूत ग्लोबल मार्केट्स, एक्सपायरी के पहले की शॉर्ट कवरिंग, रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉजिटिव। तो आज फिर से रिकॉर्ड बनाने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो कितनी तेजी होगी और इस तेजी का फायदा कैसे उठाएं आप, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह भी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़े हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। अच्छी तस्वीर है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए दिखा रहा है एक बढ़िया शुरुआत भारतीय बाजारों की आज होने वाली है। 10,000 के ऊपर कल समाप्ति, रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोज, और एक और रिकॉर्ड लगते ही खुलते ही आज लगेगा। डाउ जोन्स ने भी देखिए करीब 100 पॉइंट की तेजी दिखाई। अमेरिका से भी अच्छे संकेत, फेड की बैठक में कोई ऐसी खराब बात नहीं थी जिससे घबराना चाहिए एशियाई बाजारों को। और एशियाई बाजार देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, सेंचुरी मार चुका है हांगकांग का बाजार, और जापान के बाजार में भी तेजी। महत्वपूर्ण दिन, कई निफ्टी की कंपनियां, 15 एफएनओ के कंपनियां, और बिहार में तो जो नीतीश जी की घर वापसी हुई है उससे भी बूस्ट मिलने वाला है। कैसे ट्रेड करेंगे आज, और कितनी तेजी लग रही है एक्सपायरी के दिन? सिर्फ 13 पॉइंट ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। तो ये अभी अगर ये सिंगापुर जहां खुले वहीं खरीद लीजिए, आज का मंत्र यही है, जहां खुले वहीं खरीद लीजिए, क्योंकि वहां से भी आपको तेजी मिलेगी और कम से कम 25 से 50 पॉइंट की और तेजी मिलेगी जहां हम खुलेंगे। अब बस यही है कि ऐसा ना हो कि 10,100 पर ही खुल जाए, बट अगर 10,050 के नीचे कहीं भी खुलते हैं तब भी आपके लिए डेफिनेटली खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि आज जो मैं फैक्टर्स देख रहा हूं नेगेटिव नजर नहीं आ रहे हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका में तेज उछाल, एशियाई बाजारों का तेज उछाल, ये भारतीय बाजारों के लिए सबसे ज्यादा काम आते हुए दिखेगा। एक्सपायरी के पहले की शॉर्ट कवरिंग, और ध्यान रहे आज की एक्सपायरी में सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जिन कमजोर स्टॉक्स में एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन थी, नेकेड शॉर्ट पोजीशन थी पी नोट्स में, उन्हें कटने का आज आखिरी दिन है। तो वो एक्शन आपको देखने को मिलेगा। कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स, या फिर यूं कहें कि जिन स्टॉक्स में अब तक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी, वहां पर बड़ा एक्शन बढ़ते हुए नजर आएगा। तो पी नोट्स की आज आखिरी दिन है नेकेड शॉर्ट्स की, तो वो दूसरा बड़ा सहारा मिलेगा। और तीसरा, वैसे भी आप 10,000 के ऊपर जाकर बंद हुए हैं तो शॉर्ट कवरिंग तो और बनती ही है। फ्लोज काफी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार के हुए हैं वो बाजार बेहद पॉजिटिव तौर पर पड़ेगा दो तरीके से। एक तो वाकई में साफ सुथरी राजनीति की ओर देश बढ़ रहा है, और दूसरा ये जो केंद्र में सरकार है उसके लिए राज्यसभा में बहुमत की तरफ बढ़ने की तरफ ये एक और कदम है। और तो 2019 के लिए भी अगर गठबंधन टूटते चले गए तो फिर जाहिर सी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। अनएक्सपेक्टेड भले ही ना भी कहे, लेकिन ये तो इतना तेजी से हो जाएगा इसका अंदाजा बाजार को नहीं था। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज बाजार के लिए। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनके चलते एक्सपायरी के दिन आज शॉर्ट कवरिंग होना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां खुले वहीं पर खरीदारी कीजिए। 10,000 ये है निफ्टी का आज का निर्णायक लेवल, और जब तक आप 10,000 के ऊपर बने हुए हैं बिल्कुल कहीं कोई घबराने की जरूरत है नहीं। 9,975, 10,000 ये वो रेंज है। अगर मिले तो, मुझे नहीं लगता मिलेगा, अगर मिले तो ये सबसे बेहतरीन लेवल है, बेस्ट लेवल आज के दिन की खरीदारी का। और बैंक निफ्टी पर 24,500 बेस्ट लेवल आज खरीदारी का, लेकिन वो भी मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां खुले वहीं खरीदिए। क्लोजिंग बेसिस पर दो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। निफ्टी
अगर 9,950 के नीचे बंद हो तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन कम करें, सिर्फ कम करें, खत्म ना कर दें, थोड़ी कम कर लें अगर आपकी लीवरेज पोजीशन हो तो। और बैंक निफ्टी 24,500 के नीचे बंद हो तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर ले। आज के बाजार में रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ एक है कि बड़े 6 दिग्गज कंपनियों के नतीजे, और नतीजों के लिहाज से अगर कोई नतीजों में बड़ा यूं कहें कि अप्रत्याशित परिणाम आ जाए जो बाजार को पसंद ना हो, तो एक रिस्क है कि बाजार वॉलेटाइल हो सकता है। वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, चूंकि काफी तेजी हो चुकी है। अदरवाइज बाकी सारे फैक्टर्स पॉजिटिव साइड पर है। ऐसे में 9,950 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी चाहिए खरीदारी निफ्टी में। ऊपर का टारगेट 10,100 है और हो सकता है इसके भी ऊपर 10,150 तक जाने की कोशिश निफ्टी करे आज। बैंक निफ्टी 24,500, ये है आपका क्लियर कट डिफाइंड स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ पहला टारगेट है 24,800 और 24,800 के बाद 25,000 तक के भी टारगेट्स अगले 1-2 दिनों के लिहाज से आप मानकर चल सकते हैं। जो सेक्टर्स पॉजिटिव है, बैंक्स अब भी मजबूत हैं और लगातार हम पॉजिटिव हैं बैंक्स पर, लीडरशिप वहीं से आ रही, अब भी आएगी। एनबीएफसीज, ये एक और सेक्टर है जो आज के सेशन में बड़ा कमाल दिखा सकता है। ये स्टॉक तेजी से भागेंगे। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जबरदस्त मजबूती बनेगी और हाई बीटा मिड कैप्स, यहां पर जो तेजी होती दिखेगी। मिड कैप इंडेक्स पर आज पूरी तरह से फोकस कीजिए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली अगर होनी है तो वो फार्मा शेयरों में होगी। और अनिल, अगली सीरीज इस पर भी अभी बात कर लेते हैं। आरबीआई की पॉलिसी में अगर 1/4% के रेट कट आ गए तो फिर क्या होगा, और अगर 0.5% के आ गए, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट तो देखिए अगली सीरीज में यही होने वाला है। और कोची के आईपीओ को भी माना जा रहा है कि बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा और लोग काफ़ी पैसा वहां पर भी बनाने वाले हैं। ये पहले हफ्ते में होता हुआ दिखेगा, आईपीओ खुलेगा और ये होगा। ये मुझे मोटे मोटे इवेंट्स दिख रहे हैं और बाकी सेकंड हाफ अर्निंग सीजन का तो रहने ही वाला है। ये बताइए अगस्त सीरीज कैसी रहेगी? जबरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं। खाली मैं आज एक ही चीज देखना चाहता हूं कि जो सीरीज की शुरुआत हम अगस्त की करेंगे, कितने ओपन इंटरेस्ट के साथ करेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखिए तेजी करने वालों का तो कॉन्फिडेंस है और वो तो अपनी पोजीशन आगे लेकर जाएंगे। मंदी करने वाले ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी कितनी पोजीशन कैरी करते हैं अगली सीरीज में। तो सीरीज हल्के नोट पर होती है, बहुत भारी नोट पर होती है, वो देखना होगा। लेकिन अभी जो संकेत है उसमें कहीं कोई रिस्क नहीं है रोल ओवर्स करने के लिए, और ऐसे में तेजी के रोल ओवर को लेना चाहिए। बस एक ही चीज है, सिंपल, अपना स्टॉप लॉस आप डिफाइंड रखें। और स्टॉप लॉस जब तक ना, एक्चुअली स्टॉप लॉस टूटना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे। स्टॉप लॉस लगातार देखिए तेजी से ऊपर की तरफ रिवाइज होता हुआ नजर आया। चलिए विस्तार से बात करेंगे अब तक रोल ओवर्स किस तरह से हुए हैं। एफआई एफएनओ का डेटा भी अनिल से पूछते हैं, लेकिन वागले साहब से कि उनको क्या नजर आ रहा है टारगेट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। आज मैंने दोनों स्टॉप लॉस लेवल्स जो लोअर ले अनिल जी से बिल्कुल मैच हो रहे हैं, 9950 और बैंक निफ्टी में 24,500, आई थिंक वही कहा था आपने। ऑन द अपसाइड 10,080 जो काफी 10,100 के पास है जी, और बैंक निफ्टी में 24,850। और ये मैंने सिर्फ आज के दिए। अगर आप 2 से 3 दिन के व्यू लेते हो तो मुझे लगता है 10,200-250 तक के आसपास निफ्टी जा सकता है। कोई नेगेटिविटी है नहीं, और जस्ट बिकॉज ऊपर है तो प्रॉफिट बुक करना, मुझे उसमें मतलब चार्ट्स में कहीं भी आपको कोई डाउट है या ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और लेकिन एक चीज होगी, ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक बात है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। कौन से स्टॉक्स हैं बताएंगे आपको थोड़ी देर में आगे हम, लेकिन पहले एफआईआईस के संकेत कैसे लग रहे हैं? एफआईआईस और डीआईएस के डेटा संकेत तो आज देखने लायक होंगे। मन जिन लोगों ने पी-नोट्स में जो 40,000 करोड़ के शॉर्ट्स बने हुए थे, 40,000 करोड़ के ओपन शॉर्ट्स तो कहना गलत होगा, ओपन पोजीशन जो खड़ी थी, अब उसमें से काफी कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग आप देख चुके हैं। तो आज कुछ ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जहां पर शॉर्ट कवरिंग की अभी भी जगह बची है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग हो ही गई है, अब भी कई कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स, बैंक, सरकारी बैंक, ये कुछ है एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स जहां पर पोजीशंस हो सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जहां पर लॉन्ग पोजीशंस भी एफआईज ने बनाई हुई है, तो वहां पर थोड़ी बिकवाली का दबाव भी आ सकता है। ऐसे भी फायरवर्क्स आखिरी आधे घंटे में देखने को मिलने वाले हैं। जबरदस्त, मतलब आज तो पूरा एक्शन पैक, मतलब ऐसा दिन बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत सारी खबरें हों, इतना सारा एक्शन, और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि शुरुआती 1-1.5 घंटा और आखिरी 1-1.5 घंटा तो जबरदस्त हो गई। दिन भर भी मिस मत करिए, क्योंकि आज जो एक्शन है मार्केट का वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये एक सिंपल है, तो आज आपको एफआईएस की एक्टिविटी देखने में मजा आएगा। लेकिन जहां तक कल के आंकड़ों का सवाल है, घरेलू फंड की तरफ से 750 करोड़ की खरीदारी बेहद दमदार, शानदार रही है। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं 700 करोड़ के, सामने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, तो वो सिंपल साफ दिख रहा है कि उन्हें, देखिए आपको हेजिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपने जो पोजीशन है पोर्टफोलियो की, उसके सामने कमजोर शेयर भेज दें, तो आपको पता है कि तेजी होगी तो आपके मजबूत शेयरों में ज्यादा होगी, कमजोर शेयर आपके हेज हैं,
दूसरा तरीका ये कि अब आपके पास वो ऑप्शन निकल गया, आप बिना स्टॉक के शॉर्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या ऑप्शन बचा है? फिर बचा है कि आप इंडेक्स बेचे। तो इसलिए मैं इंडेक्स की बिकवाली से ज्यादा परेशान नहीं हूं कि 800 करोड़ के इंडेक्स क्यों एफआईज ने बेचे, बल्कि मैं ये समझ रहा हूं कि वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को, हेजिंग पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, वो होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आंकड़े परफेक्ट है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो आज की जो पिक्चर है जो 9:15 पर शुरू होगी, 3:30 पर खत्म होगी, उसमें बहुत सारा थ्रिल, बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारा एक्शन रहने वाला है। अनिल, ये बताइए एफएनओ में अब तक किस तरह की पोजीशंस बनी है और ये डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, एक्सपायरी कहाँ होने वाली है? क्योंकि सीएनबीसी आवाज ने जो कल पोल कराया था उसमें तो ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लाते हैं आपके सामने। देखिए क्या ऊपर के लेवल्स की बात कर रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा सही पड़ने वाला है? 10,050 से 10,100 के बीच में लग रहा है एक्सपायरी हो जाएगी। 35% वाले जो लोग हैं, और मेरा भी पोल में वही कंट्रीब्यूशन था। साहब आपका भी कंट्रीब्यूशन वही है ना? 10,100 के आसपास, 50 पॉइंट, 10,075, 10,100 ज्यादा प्रिसाइजली कहूँ ना, इस रेंज के बीचों बीच में लग रहा है। 10,075 फिर भी कल की तरह एक बात फिर से कहूंगा हेमंत, अगर एक्सपायरी पे सरप्राइज आना है तो वो पॉजिटिव साइड पर होगा, ना कि नेगेटिव साइड पर। और उसकी सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी वजह कि शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त है। तो हो सकता है कई लोग ये भी सोचे कि आज एक्सपायरी के दिन जो बड़ा टॉप बन गया कि 10,150 हो जाए, फर्ज करें, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए टॉप हो जाएगी। ये सब चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, लोग भूल जाइएगा। 10,000 पर टॉप बन जाएगा, देखिए ना कल बाजार में क्या ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो पहली बात तो ये कि आज आपके लिए 10,000 है निर्णायक लेवल, और क्यों है उसकी दो बड़ी वजह बता दूं। पहला, 10,000 के कॉल ऑप्शन में अब भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 54 लाख शेयरों का। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि उसके ऊपर आप बंद हो गए, फिर भी अभी तक कॉल्स में वहीं पर ओपन इंटरेस्ट है, और कल के सेशन में 10,000 के कॉल पे 8 लाख शेयर और जुड़े भी हैं। इसका मतलब ये कि शॉर्ट्स तो अभी भी हैं, और ये जो 54 लाख शेयरों की जिनकी शॉर्ट पोजीशन है, उन्हें आज कटना है, खत्म होना है। तो या तो वो इंतजार करें 3:30 बजे तक का कि जब कटेंगे तब कटेंगे। दूसरा तरीका ये कि जब इतने मजबूत फैक्टर्स हों तो सुबह जहां खुले वहीं से शॉर्ट काटना पसंद करें। तो जो समझदार लोग होंगे वो सुबह से शॉर्ट काटना शुरू कर देंगे, इसलिए सबसे बड़ा सहारा मिलेगा। और 10,000 का लेवल इसीलिए निर्णायक लेवल के तौर पर आ रहा है क्योंकि 10,000 के पुट पर भी 43 लाख शेयरों का, हालांकि हाईएस्ट नहीं है, लेकिन अब फिर ऐसी सिचुएशन में उसके नीचे जाना बाजार के लिए काफी मुश्किल होगा। तो 10,000 के ऊपर बने हुए आप सेंटीमेंट के लिहाज से बेहद मजबूत है। भले 20 पॉइंट नीचे भी आ जाए तब भी घबराने डरने की जरूरत नहीं है। आप 10,000 के ऊपर जब तक हैं आप तेजी में हैं, तेजी में ये ध्यान में रखें, पहली बात। दूसरा, जो पोजीशंस कल शॉर्ट कवरिंग की वजह से बदलती हुई दिखी है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या है, पुट में देखिए आप, कल 9,900 से 10,000 से 100 पॉइंट की रेंज में, नहीं 9,950 से 10,050, ये 100 पॉइंट की रेंज में 27 लाख शेयर नए जुड़े हैं। तो जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग का मतलब है तेजी की पोजीशन बनना। तो तेजी की पोजीशन दमदार बनी है। 10,050 में हम नहीं पहुंचे, उससे पहले ही पुट वहां पर राइट किए जाना है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आज भी शॉर्ट कवरिंग होनी है। दूसरी तरफ मंदी करने वाले ट्रेडर्स एकदम बैकफुट पर पूरी तरह से, क्योंकि आप देखिए उनकी 9,900 से 10,000 100 पॉइंट की रेंज में 47 लाख शेयर कल कॉल्स में कम हुए हैं। ये बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो एक दिन में घटा है, और इसी की वजह से पुट कॉल रेशियो 1.6 पर पहुंचा है। लेकिन पुट कॉल रेशियो भाई 1.6 पर पहुंचा हो, आज आपको देखना ही नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए पुट कॉल रेशियो क्या है क्या नहीं, ये चलता रहेगा, इसमें कोई मतलब नहीं है एक्सपायरी के दिन का। हम पुट कॉल रेशियो को कल से फिर एनालाइज करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि हम नई सीरीज की शुरुआत पुट कॉल रेशियो पर कोई 1.15 1.2 के ऊपर भी करेंगे। इसलिए आज घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ऐसे में जो कल शॉर्ट कवरिंग कुछ हुई है कॉल ऑप्शंस में, आज फिर से होती हुई दिखेगी, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। तो सिंपल चीज यही है, जितना कम नीचे खुले, जितना कम ऊपर खुले उतना आपके लिए बढ़िया है। और जो शॉर्ट सेलर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आखिरी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो फैक्टर्स है बड़े पॉजिटिव है, ज़्यादा शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। और एक काम कर सकते हैं हेमंत, कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपने सुबह सुबह खरीद लिया, शॉर्ट कवरिंग कर ली, और मार्केट ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाता है, तो शॉर्ट सेलर को लगता है हम तो मिस कर गए, ठीक है ना। तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि आप खरीद तो लीजिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं, नीचे आ जाए तो फिर और तेजी की पोजीशन बना लीजिए, माइंड सेट चेंज कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर आप इतनी मंदी में हैं तो आप जब तक पोजीशन पर जीरो नहीं होंगे, आप अपना माइंड रिवर्स करके तेजी की पोजीशन बना नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये है कि बाजार के ट्रेंड के साथ रहें और तेजी की पोजीशन की तरफ बनाने पर फोकस करें। और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस नोट कर लें, 24,500 बैंक निफ्टी, 9,950 निफ्टी। जब तक इसके नीचे बंद ना हो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और बीजेपी ने जो कमाल किया अनिल, और इससे लग रहा है कि अब मोदी प्रीमियम और बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये चीज भी आज बहुत काम करने वाली है बुल्स के फेवर में, और बेयर्स इससे घबराने वाले हैं। चलिए इस पर हम विस्तार से भी आगे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद संदीप वागले जी की पिक्स बताएंगे, गौरांग शाह जी की पिक्स बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे
कि आज एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये सब एक्शन होने वाला है ब्रेक के उस पार। आज हमारे 5 के 5 एक्सपर्ट्स हैं निफ्टी पर बुलिश, खरीदारी की राय और लेवल्स बेहद क्रिस्टल क्लियर साफ है आपके लिए। 9,950, 9,970 ये है 20 पॉइंट की रेंज जो आपके लिए करेगी मजबूत सपोर्ट का काम। इस पर लगाइए स्टॉप लॉस और खरीदिए निफ्टी को ऊपर की तरफ। 10,070 पहला टारगेट, 10,100 दूसरा टारगेट और उसके बाद 10,150 तक की यात्रा कर सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ आज के लिए। बिल्कुल, चलिए तो ये रहा है हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की। लेकिन देखिए नतीजों के लिहाज से आज सबसे बड़ा दिन है। जी हाँ, करीब करीब 15 एफएनओ वाली कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और 6 दिग्गज निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। सीएनबीसी आवाज की पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। रिसर्चर आशीष वर्मा और वरुण दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, सोनम मेहता जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। आशीष, शुरुआत आपसे बताइए, HCL टेक कितना निराश कर सकता है आज? नहीं, शायद डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट्स के लिहाज से ना हो। वैसे ये स्टॉक तगड़ा और परफॉर्म भी कर चुका है, तो शायद सब कुछ प्राइस में होगा। इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ होगी, 4% के आसपास तिमाही दर तिमाही डॉलर आय में उछाल, और ये उछाल वैसे इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स, यानी कि आपको याद होगा ज्योमेट्रिक को इस कंपनी ने एक्वायर करा था, तो उसका फायदा आईबीएम के साथ 15 साल का करार करा गया था पिछले साल, तो उस डील से कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आएगा। हाँ, मार्जिन पे 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव। ये दबाव क्यों? क्योंकि रुपया मजबूत हुआ है, क्योंकि एक्विजिशंस करें तो एक्विजिशन रिलेटेड जो कॉस्ट इनकर हुई होंगी उसका दबाव देखने को मिलेगा। पर इस कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था पूरे साल के लिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का 10.5 से 12.5% के आसपास, उस लिहाज से लगता है क्योंकि पहला क्वार्टर ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का होगा तो गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ ना हो, तो HCL टेक अच्छे नंबर्स हो सकते हैं। HCL टेक के नंबर्स रहेंगे अच्छे, लेकिन साथ ही ITC ये है नंबर आज और बड़े अहम होंगे। वरुण हमारे साथ है। वरुण बताइए ITC से क्या है अनुमान? देखिए, आईटीसी से जो सिगरेट वॉल्यूम से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं वहाँ आपको शायद एक डिसअपॉइंटमेंट देखने मिलेगा, क्योंकि हमारा अनुमान है कि सिगरेट के वॉल्यूम्स में 2% के आसपास की गिरावट हो सकती है। हालांकि याद रखिए कि कंपनी ने काफ़ी सारे प्राइस हाइक लिए थे 6 से 7% के आसपास, तो उसका काफ़ी हद तक फायदा कंपनी के सिगरेट रियलाइजेशन में आपको होता हुआ दिखाई देगा और सिगरेट के जो मार्जिन है उसमें अच्छा खासा सुधार होगा और यहीं से सपोर्ट मिलेगा कंपनी के ओवरऑल मार्जिन पे, जहाँ हमारा अनुमान है कि मार्जिन पे करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ोतरी हो सकती है। 26.6% से बढ़ के 27.1% पे आ सकते हैं। हालांकि कंपनी की बाकी जो कारोबार है, जो नॉन सिगरेट FMCG कारोबार है, वहां आपको GST का इंपैक्ट देखने मिलेगा और वहां जो ग्रोथ है वो एकदम फ्लैट रहेगी। कंपनी के जो बाकी कारोबार है वहां भी ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मुनाफे में करीब 8% के आसपास की यहाँ बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। 2,384 करोड़ से बढ़ के ये 2,580 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। ओके, तो ये है मार्केट मूविंग स्टॉक, इस पर रहेगी आज नजर। मारुति के नंबर सोनम कैसे आ सकते हैं? मारुति से अच्छे आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है क्योंकि वॉल्यूम्स मजबूत रहे हैं। इस पहले तिमाही में 13% की बढ़ोतरी हुई थी वॉल्यूम्स में साल दर साल, जहां पर बलेनो और ब्रेजा की तरफ से काफ़ी मदद मिली थी कंपनी को। लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो प्ले करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स के दाम में जो बढ़ोतरी आई है उससे थोड़ा सा दबाव बन सकता है। पिछले तिमाही में कंपनी ने अपने गुजरात प्लांट को कमीशन किया था, तो उससे जुड़े जितने भी एक्सपेंसेस है वो ओवर द ईयर या फिर वित्त वर्ष 2018 में इम्पैक्ट करने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही GST के कारण कंपनी को काफी सारे डिस्काउंट्स देने पड़े हैं और इसी के कारण मारुति के आंकड़ों पे में मार्जिन्स पर खास नजर रहने वाली है, लेकिन वॉल्यूम्स मजबूत रहे थे, इसलिए रियलाइजेशंस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डॉक्टर रेड्डी भी यहाँ पे बताना चाहूंगी, जहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के साल दर साल आंकड़ों में लो बेस के कारण आपको एक जबरदस्त जंप मिलेगा, क्योंकि पिछले साल की यही तिमाही बेहद ही कमजोर रही थी और यहाँ पर एक साल दर साल आपको जबरदस्त जंप मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल आंकड़े स्टेबल रहेंगे। यूएस मार्केट परफॉर्मेंस बेहद ही फ्लैट रहेगा, जहां पर कंपनियों को प्राइसिंग प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा कंपटीशन भी है उस मार्केट्स में। मार्जिन्स पर भी नजर रहेगी, जहां पे प्राइसिंग प्रेशर का दबाव मार्जिन्स पर भी पड़ रहा है और साथ ही R&D कॉस्ट में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसका दबाव भी मार्जिन्स पर पड़ रहा है। साथ ही कंपनी कुछ प्लांट्स है जो अब भी इंपोर्ट अलर्ट में है, तो सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए कंपनी काफी सारे खर्चे उठा रही है और उसका दबाव भी मार्जिन्स पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल डॉक्टर रेड्डी से स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद। चलिए देखते हैं, स्टेबल आ जाए तो भी ये बड़ा अचीवमेंट होगा डॉक्टर रेड्डी के लिए। लेकिन ONGC इनके नंबर्स का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। आशीष जी, लगा पाए आप अंदाजा कुछ? मोटा मोटी बाजार ने लगा रखा है, तो मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी है। जी। असम्पशन सबसे पहला तो ये है कि कोई सब्सिडी का बर्डन इस कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, तो कोई सब्सिडी बर्डन ना हुआ तो एक्सपेक्टेशन है साल दर साल Q1 के आंकड़े स्ट्रांग होंगे। बिक्री 15% का उछाल,
मार्जिन से 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 23% का उछाल दिखाता हुआ नजर आएगा। पर ये नंबर्स सीक्वेंशली बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आपको याद होगा वन टाइम वेज पेमेंट था, एक रॉयल्टी का प्रोविजन था 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का, तो वो इस बार नदारत होगा। तो सीक्वेंशियल नंबर्स काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए तो मजबूत नंबर्स की अपेक्षा ओएनजीसी से बाजार कर रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा मार्केट मूवर तो यही हो सकता है, सेकंड हाफ में आएगा और एक्सपायरी का उस समय खेल भी चल रहा होगा। तो वरुण बताइए, आपकी क्या उम्मीद है, कैसे आंकड़े आने वाले हैं? देखिए, एनआईआई के फ्रंट पे आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। पिछले क्वार्टर में भी एनआईआई के फ्रंट पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। इस बार भी माना जा रहा है कि 11.5% के आसपास की बढ़त वहाँ आ सकती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने मिलेगा मुनाफे के फ्रंट पे। यहाँ बैंक का जो स्लिपेजेस है उसमें काफ़ी हद तक बढ़त हो सकती है, वो हायर एंड पे आ सकते हैं 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास। इसके अलावा जो प्रोविजनिंग है इस कंपनी की, इस बैंक की, वो बढ़ सकती है, जिसके कारण बैंक के मुनाफे में काफ़ी हद तक स्ट्रेस पड़ सकता है। हमारा अनुमान है कि मुनाफे में करीब 10% के आसपास की गिरावट हो सकती है। 2,232 करोड़ से घट के ये 2,005 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। तो मुनाफे के फ्रंट पे आपको एक डिसअपॉइंटमेंट देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जो स्ट्रेस एसेट्स है उसके ऊपर खास नजर रखें, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है, एआरसी को कितने सेल करते हैं, 525 में कितने जाते हैं, ये सब के ऊपर खास नजर रखनी होगी, लेकिन मुनाफा थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। ओके, तो ये है आज के दमदार नतीजे जो बताए हमारी रिसर्च टीम ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इन नतीजों पर हम रखेंगे नजर और लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। गौरांग शाह साहब जुड़ गए हमारे साथ, बस उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एचसीएल टेक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। नतीजे पहली नजर में मुनाफे के तौर पर तो अच्छे दिख रहे हैं। 2043 करोड़ का हमारा अनुमान था, आया है आंकड़ा 2210 करोड़, यानी कि हमारे अनुमान से 150 करोड़ रुपए मुनाफा ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आय रूपी टर्म्स में 12,191 करोड़ का हमारा अनुमान था और 12,150 करोड़ आई, यानी कि 40 करोड़ थोड़ी सी कम है। डॉलर रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है, 1890 करोड़ के सामने 1884 करोड़ आई है। ईबिटा 2,444 करोड़ का है। तो ये है आंकड़े। मार्जिन तो 19.5% के बजाय 20.1%, तो पहली नजर में तो नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। अब डॉलर रेवेन्यू और ये देखना होगा कि ये किस तरह का रहा है। बाकी आंकड़े तो ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं। कह भी रहते कुछ देर पहले कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, तो आशीष के पास ही चलते हैं। आशीष बताइए, नंबर्स को देखकर पढ़कर आप क्या समझ रहे हैं? अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स अच्छे हैं। डॉलर रेवेन्यू बस जो आप लोग मेंशन कर रहे थे उम्मीद के मुताबिक है। 1890 मिलियन डॉलर्स हमारी उम्मीद थी, 1884 मिलियन डॉलर्स आया, तो एकदम सटीक, ऑलमोस्ट तिमाही दर तिमाही 4% का उछाल है। इसमें हालांकि इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स यानी कि एक्विजिशंस की कुछ हद तक मदद थी, इसीलिए 4% का आंकड़ा एक्सपेक्टेड था। पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर है। ध्यान रखें, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स घटेंगे, तो 20 की जगह 19.5% के मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे। मार्जिन दरअसल 10 बेसिस पॉइंट सुधर गए, 20.1% पे आए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि रुपया जो मजबूत हो रहा है और जो एक्विजिशंस को इंटीग्रेट करने की बात है उसका खर्चा जो होगा, इसीलिए मार्जिन पे दबाव आया। आशीष, एक मिनट यहाँ पर आपको रोकूंगा। इस आंकड़े पर पहले आप राय दे दीजिए, जो कि वित्त वर्ष 2018 के लिए रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है 10.5 से 12.5% कांस्टेंट करेंसी। इस गाइडेंस को कैसे देखते? कोई बदलाव नहीं। पिछले क्वार्टर में दिया था 10.5 से 12.5% के आसपास का, और स्ट्रीट मान के चल रहा था कि इस बार उस गाइडेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा। जो गाइडेंस दी गई थी साल के शुरुआत में, वो फैक्टर इन कर रही थी कि हर क्वार्टर 2.1 से 2.9% ग्रोथ, CQGR जिसे हम कहते हैं, और इस बार अगर 4% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी ने ऑलरेडी क्लॉक कर ली है, तो स्ट्रीट मान रहा था कि शायद उस गाइडेंस को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही इस क्वार्टर में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो एज एंटिसिपेटेड गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मुनाफे का नंबर हमारी उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे थे मार्जिन डिक्लाइन और यहां पे हो गया मार्जिन एक्सपेंशन। तो नंबर्स स्ट्रांग है सर। और FY18 एबिट मार्जिन्स भी आ चुके हैं आशीष, और जो गाइडेंस इन्होंने रखा है वो 19.5% से 20.5%, ये भी मेंटेन किया इन्होंने? मेंटेन किया है। इस कंपनी के साथ इश्यूज ऑफलेट हो गए थे, वैसे तमाम आईटी कंपनीज के साथ, वो मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन है, मार्जिन्स में प्रेशर के थे। पिछले साल एचसीएल टेक ने 20.3% के मार्जिन्स FY17 में क्लॉक करे थे, और इस बार एक्सपेक्टेड था कि उसी के आसपास 19.5 से 20.5% के मार्जिन्स।
और ये Q1 का जो बीट आया है खासतौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से ये और कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी जो साल की मार्जिन की गाइडेंस दी थी उस पर अब परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, ये कंपनी पिछले एक साल के अगर आप तमाम स्टॉक्स के रिटर्न्स देखेंगे आईटी दिग्गजों के तो तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है। पिछले एक साल में 20% के रिटर्न्स, जबकि इन्फोसिस 7.5% कमजोर हुआ है, टीसीएस फ्लैट था। तो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी देखने को मिला है और नंबर्स स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, तो नंबर है मजबूत और लेते हैं एक राय। इसी नंबर पर गौरांग शाह हमारे साथ है जियोजीत सिक्योरिटीज के। गौरांग जी बताइए, कैसे लग रहे हैं आपको ये नंबर्स मजबूत है? काफ़ी शानदार नतीजे अनिल जी, और जहां पर एक तरफ भारतीय आईटी सेक्टर के तरफ से मायूसी वाले आंकड़े आए उसका अंदाज़ा था। जो भी आंकड़े अब तक HCL टेक के नहीं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो के भी अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ बयां करते हैं कि माहौल आने वाले समय में दुरुस्त हो सकता है। और एक बात से सहमत हूँ जो आशीष जी अभी जिक्र कर रहे थे कि पिछले एक साल से अगर आप तुलना करें HCL टेक की इन्फोसिस या TCS के साथ, तो एक शानदार आउट परफॉर्मेंस, और वही आउट परफॉर्मेंस आपने पिछले तिमाही में भी देखा था। प्लस मेरे ख्याल से 1,000 रुपये की बायबैक की भी कुछ बात थी, और वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर के रूप में काम कर रहा है। एज ए डिस्क्लोजर अनिल जी, इंडियन आईटी सेक्टर पर हमारा एक कॉन्ट्रा कॉल है, इसके साथ इंडियन फार्मा सेक्टर पर भी हमारा एक कॉन्ट्रा बाय कॉल है लंबी अवधि के नज़रिए से, और HCL टेक, इन्फोसिस, TCS ये 3 दिग्गज जिसमें शामिल है। इसके अलावा NIT टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा अगर आप उसको शामिल करना चाहे तो, और साइंट ये भी हमारी पसंद है। और समय दूर नहीं है मुझे लग रहा है अनिल जी एक टर्न अराउंड होने के लिए। तो आईटी सेक्टर पसंद है, HCL इन्फोसिस्टम्स भी पसंद है, इन्फोसिस और TCS भी अच्छा लगता है, लेकिन आज बात HCL इन्फोसिस्टम्स की टेक्निकल चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? अब अगले साहब बताइए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए? जिन्होंने कल शॉर्ट किया है उनको कौन से लेवल पर शॉर्ट कवर कर लेना चाहिए और कितनी तेजी हो सकती है? नंबर्स तो आशीष भी बता रहे हैं बहुत बढ़िया है। हेमंत, मुझे लगता है 930 940 तक ये स्टॉक जा सकता है। ऑन द डाउन साइड आई थिंक रिजल्ट के पहले ही मैंने बोला था कि 870 ब्रेक होते हुए लगता नहीं है, और इसका वीकली मंथली पैटर्न भी अच्छा है। तो आप अगर अगले 3 से 6 से 8 महीने की बात करो तो मुझे लगता है ये 4 डिजिट्स में जाना चाहिए, 1020 1030। वाह क्या बात है। तो चलिए HCL टेक मजबूत और आज फिर से खरीदारी होने की पूरी संभावना। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बताएंगे कि इन शेयरों में होगी खरीदारी और बिकवाली। FIs की रिपोर्ट्स की वजह से बेहद दमदार रिपोर्ट्स है आज और बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत सारे स्टॉक्स पर भी, तो कहीं मत जाइएगा। पूरा एक्शन FIs का इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और ब्रेक से पहले हमने बात करी HCL की अच्छे नंबर्स आए हैं, लेकिन कल जो नंबर्स आए उसके बाद अब ब्रोकरेज हाउसेज कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं, चलिए सीधे चलते हैं हर्षदा के पास और समझते हैं। हर्षदा, बैंक और फाइनेंशियल्स कल लाइमलाइट में थे, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? HDFC और येस बैंक पर हम देख रहे हैं काफी तगड़े अपग्रेड्स आए हैं, प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, टारगेट्स बढ़ रहे हैं। तो HDFC के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सबसे बुलिश है स्टॉक पर। टारगेट इन्होंने दिया है 1925 का। उनको लगता है ग्रोथ स्टोरी पूरी तरह से इंटैक्ट है, हालांकि जो एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो मैनेजेबल है, उससे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लोन सेक्टर में आगे ग्रोथ देखी जाएगी, HDFC का पूरा फायदा मिलेगा। साथ ही मक्वारी ने भी अपग्रेड किया है, आउट परफॉर्मर का कॉल HDFC पर आ रहा है। टारगेट 1635 से बढ़कर अब 1890 मक्वारी दे रहा है HDFC पर। साथ ही साथ गौर करिए डॉयचे बैंक के रिपोर्ट पर भी, जहां पर उन्होंने टारगेट दिया है 1840 का। खरीदारी की राय HDFC पर बरकरार है, उनको लगता है कोर ट्रेंड्स स्टेडी हैं, उससे फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। एसेट क्वालिटी हल्की सी नरम हुई है, लेकिन वो ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है। अब आते हैं येस बैंक पर, जो कल का स्टार परफॉर्मर था और इस पर काफी बुलिश टारगेट्स आ रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच इनफैक्ट कह रहा है कि खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट 2300 रुपए का, 2300 का टारगेट येस बैंक पर इस समय आ रहा है। उनको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी ने खड़ी की है अगले 2 से 3 सालों के लिए, और लोन ग्रोथ का फायदा इस कंपनी को भी मिलेगा। इनफैक्ट येस बैंक टॉप पिक है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के लिए। CLSA ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी, अपनी टारगेट उन्होंने बढ़ाया है। जो पहले 1920 का था टारगेट येस बैंक पर, अब वो
70 का टारगेट दे रहे हैं। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स है, लेकिन सबसे बुलिश रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रख रही हूं। मॉर्गन स्टैनली येस बैंक पर भी ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं। 2000 का टारगेट है। उनको लगता है जो डिस्क्लोजर्स बैंक ने सामने रखे हैं, चाहे वो पावर सेक्टर के एनपीएस को लेकर हो या फिर कुछ अकाउंट जहां पर उनको चिंता लग रही है आने वाले क्वार्टर्स में, उससे कंफर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी बुलिश है मॉर्गन स्टैनली या फिर बाकी ब्रोकरेजेस येस बैंक को लेकर। बात करते हैं अब फेडरल बैंक की। याद होगा आपको, कल काफी करेक्ट हुआ था कंपनी का स्टॉक। सिटी कह रहा है खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट इनफैक्ट इन्होंने 140 का दिया है। उनको लगता है इस क्वार्टर में जो स्लिप्स देखने को मिले हैं उसको छोड़ दे तो गोइंग फॉरवर्ड फेडरल बैंक में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक तगड़ा ब्रांड बिल्ड कर चुकी है कंपनी और उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में जरूर देखने को मिलेगा। रिटर्न प्रोफाइल काफी बेहतर होगी। हाउएवर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है फेडरल बैंक पर। 95 का टारगेट इन्होंने रखा है। उनको लगता है मार्जिन्स के फ्रंट पर एक मिस है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। भारत फाइनेंशियल पर मॉर्गन स्टैनली हाउएवर ओवरवेट है। टारगेट उन्होंने 950 का दिया है। उनको लगता है Q1 में एक काफी मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और यहां से आगे और बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी बैंक की बुक्स में। तो क्या अपग्रेड्स आ रहे हैं भारत फाइनेंशियल। तो अच्छा, येस बैंक 2300 के लेवल्स ब्रोकरेज हाउसेस देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच CLSA 2070 का बात कर रहा है और HDFC ये कल नहीं चला था ज्यादा, आज चल सकता है। चलना चाहिए। और सबसे बढ़िया देखिए, कल के रिजल्ट्स के बाद एक भी डाउनग्रेड नहीं। सही बात है। और सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी है मालूम है? HDFC में मक्वायरी की। और क्यों है वो बताता हूँ। मुझे याद है आज से 5-7 साल पहले, बहुत कम लोगों को याद होगा शायद, ये मक्वायरी ने HDFC के अकाउंटिंग प्रोसेस पर सवाल याद आया? बिल्कुल याद है। और उन्होंने कहा कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये स्टॉक क्या करता है, ये कंपनी कैसे करती है, कैसे अकाउंटिंग करती है, इनका क्या है क्या नहीं। और उस समय एक बार की लोगों को लगा कि अरे HDFC लिमिटेड पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वो दिन देखिए, और मुझे ये भी याद है हेमंत कि जब 2008 का मेल्टडाउन हुआ तब HDFC में 78% शेयर होल्डिंग होती थी FIs की। ठीक बात है। उस समय जब बाजार टैंक किया तब भी 78% से घटकर 74% आई। सिर्फ 4% FIs उस वक्त बेच कर गए जब इतना स्टॉक बेचा जा रहा था। तो अब सद्बुद्धि कह दें कि आ गई है मक्वायरी को भी कि इतने बेहतरीन स्टॉक। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप किसी बड़े ब्रोकरेज की तरफ से ऐसी रिपोर्ट देखते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्योंकि एक आम इन्वेस्टर जो है ना, उसे थोड़ी उतनी समझ है। अगर आप HDFC जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं अब फाइनली उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की, अब वो बाय रिपोर्ट निकाल रहे हैं और टारगेट बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सारी रिपोर्ट्स में सबसे बेस्ट रिपोर्ट मुझे मक्वायरी की लगी कि चलो अपनी गलती सुधार कर HDFC पर बुलिश हो रहे हैं। ये स्टॉक ऐसा है जो आप लॉकर में अपने गोल्ड रखते हैं ना, उस तरीके का है। 2012 में हुआ था ये जो आप कह रहे हैं। 2012 ना? हाँ, जून 2012 के आसपास। और तब बड़े सवाल उठाए गए थे और HDFC के मैनेजमेंट ने आके तुरंत इसका खंडन भी किया था और एक बहुत वोलेटाइल सेशन मुझे याद है। उस समय सारे के सारे लोग HDFC के टॉप मैनेजमेंट शायद लंदन में थे। मुझे घटनाक्रम पूरा अभी जैसे हर्षदा ने बताया तो मुझे याद आया कि मक्वायरी की रिपोर्ट में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन चलिए, ये तो दमदार रिपोर्ट्स हैं। HDFC की रिपोर्ट है, HDFC पर, येस बैंक पर, भारत फाइनेंशियल, ये सब तो भागने वाले हैं। लेकिन और भी रिपोर्ट्स हैं कई सारी। हर्षदा के पास बताइए हर्षदा, और कौन से स्टॉक्स हैं? नेस्ले नंबर्स के बाद हमने देखा है कई रिपोर्ट्स आई हैं। हाउएवर नेस्ले के परफॉर्मेंस से ब्रोकरेजेस इतने इंप्रेस नहीं हैं। CLSA ने अपना जो अपग्रेड दिया है, पहले सेल का कॉल था, अब ये कह रहे हैं अंडर परफॉर्मर रेटिंग बरकरार रहेगी इनकी। टारगेट इन्होंने 6800 का रखा है जो पहले 6000 का था। JP मॉर्गन अंडरवेट है नेस्ले पर। Q1 का जो रेवेन्यू है उसमें कुछ सरप्राइजेस देखने को जरूर मिले हैं, ये JP मॉर्गन मानता है। लेकिन मार्जिन्स फ्रंट पर यहाँ पर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, इसीलिए अंडरवेट का कॉल और टारगेट 6130 का दे रहे हैं। नोमुरा बाय का कॉल दे रहा है नेस्ले पर। 7600 का टारगेट इनफैक्ट नोमुरा ने नेस्ले पर रखा है। अब बात करते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की और CLSA की एक रिपोर्ट है इस पर। CLSA कह रहा है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदारी करनी चाहिए। 282 का टारगेट दे रहे हैं, यानी कि करंट लेवल से करीब 28% की अपसाइड की बात है। और एक जो फैक्ट है, उनको लगता है लीजिंग इनकम, खासकर जो ऑफिस स्पेसेस पर इंडिया बुल्स का फोकस है, वहां से काफी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। ये डबल होने के आसार
आ रहे हैं अगले कुछ सालों में। साथ ही साथ स्टॉक अगले 2 सालों में 50% से ज्यादा के रिटर्न्स आपको दिलाएगा, इसीलिए CLSA को पसंद है। 282 का टारगेट इनकी ओर से आ रहा है। फ्यूचर रिटेल पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट बढ़ाया है। 415 था, ये बढ़ाकर अब 500 का दिया है। उनको लगता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी सेम स्टोर सेल्स के लिहाज से, और साथ ही साथ ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है। हालांकि अदानी पावर पर सिटी का एक सेल कॉल है, 23 का टारगेट दे रहे हैं और ये आखिरी रिपोर्ट होगी सिटी की, इसके बाद ये अपनी कवरेज डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ओ चलिए, तो अब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं अडानी पोर्ट पर, कर ही देना चाहिए क्योंकि इनके पावर पर टारगेट तो आ नहीं रहे, इनके रिपोर्ट रखने में कोई समझदारी वाला काम है। शेयर ने बहुत मायूस भी किया है और सबको पता है मुंद्रा के साथ जो दिक्कतें जुड़ी हुई हैं वो तो अभी तक सॉल्व हुई नहीं है। बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद गौरांग शाह जी से जानेंगे इन रिपोर्ट्स में उनको कौन सा शेयर सबसे ज्यादा पसंद है। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के उस पार। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और गौरांग शाह साहब, और अब वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट SMC ग्लोबल के नितिन मुरार का भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चूंकि आज एक्सपायरी का दिन है, वक्त तो कम रह गया स्टॉक्स पे बात करनी है, लेकिन फटाफट एक बार पूछ लेता हूं नितिन जी, जल्दी से बता दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी कहां होगी और कैसे ट्रेड करें? देखिए जी, एक्सपायरी टुवर्ड्स हायर बैंड होनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा बन रहा है उसमें लग रहा है कि एक्सपायरी 10,100 की तरफ मूव करेगी, क्योंकि 10,050 की जो कॉल पुट है उसमें काफी तेजी से पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं। इवन 10,100 की जो पुटे हैं वहां पे भी एक्टिविटी बन रही है, तो हायर बैंड की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए। बट अनिल जी, एक ये कॉसस का डेटा मुझे नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है, वो ये है कि डिस्पाइट लॉन्ग रोल ओवर, जैसे अभी लॉन्ग रोल ओवर्स हो रहे हैं, बट अगर आप हिस्टोरिकली लास्ट 10 साल का डेटा देखेंगे अगस्त मंथ में, तो लॉन्ग रोल ओवर्स के बाद भी अगस्त में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 10 सालों में से करीब 6 मंथ ऐसे रहे हैं जो नेगेटिव रहे हैं और केवल 4 मंथ पॉजिटिव हुए हैं। और इनफैक्ट लास्ट 2 साल का आप अगस्त का रोल ओवर्स देखेंगे और मूवमेंट देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे स्लाइटली बुलिश हैं बट कॉशियसली बुलिश हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस 99.80 पे स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम रोल ओवर्स हो रहे हैं। तो 99.80 का स्टॉप लॉस से अभी भी आप तेजी खेलें, 10,150 का टारगेट होगा। ये तो 10 सालों में 6 साल में मुनाफा वसूली हुई है अगस्त की सीरीज में, ये नोट कर लीजिए। डेटा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग बताया नितिन जी ने। गौरांग जी, बहुत सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा करी, हर्षदा ने रिपोर्ट्स बताई, कल जिनके नतीजे आए, आप नतीजों के बाद इन शेयरों पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बुलिश हैं और क्या करना चाहिए? येस बैंक में खास तौर पर, HDFC में खास तौर पर। तो मेरे ख्याल से अनिल जी ने कुछ जिक्र किया था कि कुछ बुद्धि देर से आती है कुछ लोगों में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मक्वायरी की बात कर रहे थे अनिल जी और HDFC का जिक्र हो रहा था। अब ऐसा है कि ये जो HDFC और HDFC बैंक, ये दोनों जो जुड़वा है वो लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश लायक शेयर है। आप यहाँ पर T20 या वनडे नहीं खेल सकते हैं, 5 दिन का मैच, टेस्ट मैच खेलना पड़ता है, तब जा करके आपको बेहतरीन निवेश मिलता है। और दोनों ही मुझे लग रहा है एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज में है, और 20-25% सालाना ग्रोथ तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा आने वाले समय में और भी इंक्रीमेंटल अपसाइड आपको देखने मिले। फेडरल बैंक का जिक्र किया था हर्षदा जी ने, वो भी हमारी पॉजिटिव कवरेज में। यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आज मेरे ख्याल से ICICI बैंक के नतीजे आएंगे, वो भी हमारी पॉजिटिव कवरेज में है। मारुति, ITC, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, चोलामंडलम, बायोकॉन, ये बाकी अन्य स्टॉक्स से जो नतीजे आएंगे जो हमारी पॉजिटिव कवरेज में है। लेकिन इस सब में अगर आप मुझे एक स्टॉक पूछे जो कि कल ऊपर था 120-121 के आसपास फेडरल बैंक, और नतीजे आने के बाद करीबन 4-5% लुढ़का 114-115 आसपास बंद हुआ है, ये मुझे ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि एक करेक्शन हुआ है और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा मध्यम या लंबी अवधि के नज़रिए से 145-165 तक के लक्ष्य यहाँ पर पहुँच जाए। हाँ, फेडरल बैंक, इस ये देखिए क्या मतलब चार्ट देखिए आप इसका, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कल नतीजे आते ही फिसला, हर पैमाने पर कमजोर नंबर। अनिल, अब कैसे अप्रोच करें इस शेयर को? ट्रेडर्स ने जिन्होंने कल, हम तो जैसे ही नंबर्स आए वैसे ही बताया कि अब तो स्टॉप लॉस देखिए रख लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स तो बहुत कमजोर आए हैं। जिन्होंने रखा उनका थोड़ा ठीक रहा, जिन्होंने नहीं रखा उनको आज क्या करना चाहिए? क्या बाउंस दिखा सकता है? 100%।
कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि कल मैं जब शो कर रहा था आखिरी सौदा, तब हमने खजूरिया साहब से बात की, जो उनके CFO हैं, और उन्होंने एक बहुत क्लियर कट बात की और उससे फिर से कॉन्फिडेंस आ गया। वो ये कि सिर्फ एक अकाउंट की प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने पहले भी हिंट दिया था, उसकी वजह से उन्हें सारे ये करने पड़े, जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी। उसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जो कॉन्फिडेंस हेमंत मुझे दिखा उनकी बात में आगे के क्वार्टर्स के लिए, बोले कि एक ही बार की समस्या बहुत साफ साफ, जनरली सरकारी बैंक कभी इतना साफ बोलते नहीं है, हम देखेंगे ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने इतना साफ क्लियर कट कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब सिटी आपको 95 रुपए का टारगेट दे रहा है, अब सिटी को भी धीमे धीमे समझ में आएगा कि अपनी गलती को सुधार कर कहां ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा सिंपल ये है कि आप 112 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो। और जो इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो हम लगातार 70-72 से फेडरल बैंक को रिकमेंड कर रहे हैं, उन लोगों को इन नंबर्स को देखने की, समझने की जरूरत नहीं। आप भूल जाइए कि नंबर्स आए थे, आपको अगले 1 साल के नंबर्स देखने हैं और वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है फेडरल बैंक में। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो 125 का 115 हो गया तो कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं। ट्रेडर्स हैं तो जरूर आप अपनी पोजीशन पर स्टॉप लॉस रखें। मेरे ख्याल से 112 रुपए के आसपास वागले साहब यही बनता है। 110 111 ऑन द डाउन साइड, 120 122 ये रेंज है। इमीडिएटली मुझे वो ये ब्रेक होते हुए नहीं लगती। चलिए, तो अनिल जी भी कह रहे हैं चिंता की बात नहीं है। हमारे एक्सपर्ट 112 का स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। अगर ट्रेडर हैं तो गौरांग शाह जी तो मुझे याद है कब से बुलिश हैं, स्टॉक पर घबराने की बात नहीं है। फिर ब्रेक लिया जाए और ब्रेक के बाद फिर एक्शन की शुरुआत की जाए। परफेक्ट। और हाँ, माफ कीजिएगा लेकिन सिटी का टारगेट 140 का है फेडरल बैंक पर, मॉर्गन 95 दे रहा है, तो सिटी का टारगेट तो 140 का काफी बड़ा है एक्चुअली। ओके, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब आप भरोसा सिटी बैंक पर कीजिए, सिटी ग्रुप पर कीजिए, उनकी रिपोर्ट पर कीजिए। 140 का सिटी का लक्ष्य है, मॉर्गन स्टैनली 95, वो पीछे चल रहा है, धीरे धीरे आगे कवर अप करेंगे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स की सबकी आज एक्सपायरी के दिन की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। बस स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। अब बारी है हमारे एक्सपर्ट्स के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज की। वागले साहब से शुरुआत करते हैं। वागले साहब बताइए कहां बुलिश हैं आप? हेमंत, सेंचुरी टेक्सटाइल्स में मेरा पहला बाय आइडिया है। 1170 का स्टॉप लॉस, 1215 के टारगेट्स। दूसरा होगा हेक्सावेयर, 252 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट होगा 267। तीसरा होगा वी गार्ड, 186 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट होगा 201। और चौथा होगा सेंचुरी प्लाईवुड्स, 294 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट होगा 312। और ये सारे कॉल 2 से 3 से 4 दिन के लिए। ओके, 2 से 4 दिन के लिए चारों में है खरीदारी करने की राय आपके लिए। रजत बोस साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से, लेते हैं उनकी भी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। बताएं रजत सर, स्वागत है आपका, नमस्कार। कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? देखिए, मैं पहले जो चुना है वो है वेदांता। वेदांता मुझको लगता है कि आज के दिन ये अच्छी रैली दिखाएगा। कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और आज के दिन मैं मानता हूं कि ये ऊपर में 290 का लेवल क्रॉस कर सकता है। तो 291 एंड 297 द टू टारगेट्स और 275.50 ये हम कैश में ही लेने के लिए इसलिए कहूँगा कि हो सकता है ये आज के दिन जो 297 वाला टारगेट है वो न मिट करे तो वो कल तक मिट कर जाएगा या मैक्सिमम मंडे तक मिट कर जाएगा। तो इसको कैरी करने की ये रखिए। सेकेंड इज जी एंटरटेनमेंट, ये द लोन सेल कॉल इन माई 4 पिक्स। इसमें हम सेल करने की सलाह दे रहे हैं। 536 के ऊपर में स्टॉप लगाइए, नीचे 523 से 519 तक जाने की संभावना है। काफ़ी वीकनेस दिखाई दे रहा है और इसमें सेलिंग भी अच्छा ही हो रहा है। तो दिस इज ओनली सेल कॉल। सिप्ला द नेक्स्ट बाय, 569.50 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। इसका एक करंट जो शॉर्ट टर्म स्विंग जो चल रहा है, इसका टारगेट 584 होता है मेरी टेक्निकल स्टडीज़ में, और मैं 580 पहला टारगेट रख रहा हूँ और 584 फाइनल टारगेट। M&M, इसमें भी मैं बाई करने का सलाह दे रहा हूँ। 1403 के नीचे स्टॉप लगाइए, इसमें एक बड़ी अच्छी मूवमेंट हो सकता है। ये 2 से 3 दिन में ये टारगेट पूरा कर सकता है। 1427, 1436 ये दोनों टारगेट है। ये 1436 पार करने से 1450 भी पार कर लेगा। बट M&M का सेटअप बहुत बढ़िया है। परफेक्ट। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आप करें खरीदारी, लेकिन खरीदारी करने का वक्त बस आने वाला है, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद हम शुरुआत करेंगे आपके चहेते शो की। जी हां, ब्रेक के बाद होगा पहला सौदा।